सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। अलविदाई तकारीर थी आज पार्लियामेंट में, साथ कुछ मनाजिर थे। हमने देखा कि लोगों के लिए खाने पीने का अहतमाम हो रहा है और मीडिया में सब डिटेल्स चल रही थी कि खाने में क्या क्या है। लेकिन अगर देखा जाए बहस मुबाहिसा कहाँ हो रहा है, बातें क्या हो रही हैं, तो वो अभी तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर ही थी। लेकिन अचानक से अब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हमें नज़र आ रहे हैं जलील अब्बास जिलानी साहब। ये साबिक सफारतकार हैं और नम पता चल रहा है कि जनाब ये खुफिया तौर पर रखा गया था और अब आकर सामने लाया गया है। तो अभी तक यही नज़र आ रहा है कि जी जलील अब्बास जिलानी साहब हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं। काबीना की भी खबरें हैं कि वो भी डिसाइड हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से तकारीर हुई उसमें मैं देख रहा था शाहिद खान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने कहा कि जिस तरह से 5 साल गुजारे गए हैं उस पर हम शर्मिंदा हैं कि जिस तरह से यहाँ पर कानून साजी हुई। तो ये 5 साल में ज़ाहिर तहरीक इंसाफ का दौर भी है और 16 माह मौजूदा हुकूमत के भी हैं जिनके अब शायद चंद घंटे बाकी रह गए, रस्मी ही कार्रवाई रह गई है। तो सबसे पहले आज हम दोबारा बात करते हैं जलील अब्बास जिलानी साहब क्या वाकई वही हों। हफीज़ शेख साहब कहा जा रहा है शायद काबीना में हो जाएँ, बहुत से नाम अभी तक गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अंदर की खबर अभी प्रोग्राम से पहले मुज़म्मिल साहब ने मुझे बताई कुछ मुलाकातें अभी भी जारी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ फाइनल हो गया है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। राजा रियाज साहब टाइम ही नहीं दे रहे प्राइम मिनिस्टर को, यहाँ तक तो सूरत हाल है। तो मुज़म्मिल ये एक अजीब बात देखी कि राजा रियाज साहब के पास वक्त नहीं था वज़ीर-ए-आज़म से मिलने के लिए और आखिरकार जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम आया। अब तक यही कहा जा रहा है कि सब इस पर मुत्तफ़िक़ हैं। आपको लगता क्या है कि वाकई सब मुत्तफ़िक़ हैं या अब भी आखिरी वक्त में कुछ हो सकता है? देखें, इनिशियली तो 2013 में मियां नवाज़ शरीफ साहब ने इनको एम्बेसडर जो है वो मुंतखब किया था और यूएस का, और इसके बाद में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उनके रिलेटिव भी हैं या डिस्टेंट रिलेटिव हैं, और कहा यही जा रहा है कि उनकी तरफ से जरदारी साहब को अप्रोच किया गया कि इस नाम को आप आगे पिच कीजिए और इस पर लॉबिंग करनी चाहिए हमें, और इस पर उनका कंसेंट लिया गया। जिलानी साहब ने कहा मैं तैयार हूँ, और उसके बाद जो दुबई में मीटिंग हुई थी वहाँ इनका ये नाम डिस्कस हुआ। लेकिन बड़ा स्मार्टली पीडीएम ने प्ले किया कि मीडिया को कोई टिप नहीं दी इस हवाले से, और कहा यह गया कि किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ, डिस्कशन भी नहीं हुई। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी ये बातें चल रही थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो 2018 के इलेक्शन में आपको याद होगा निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2 नाम दिए पीपल्स पार्टी ने, ज़का अशरफ साहब का और जिलानी साहब का। तो 2018 में भी यही कैंडिडेट थे पीपल्स पार्टी के, और अब जो 2023 के बाद 2024 में वैसे कहना चाहिए इंतखाबात होंगे, तो उसमें भी पीपल्स पार्टी ने इन इंतखाबात के लिए भी वही नाम दोबारा से पिच किया है। तो ज़्यादा इसमें जो इंसिस्टेंस है वो तो पीपल्स पार्टी की लगती है, क्योंकि जो रिश्तेदारी का मामला आपको मैंने बताया है या इसके अलावा जो 2018 का रिकॉर्ड कहता है वो ये वाज़े करता है। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब को भी यह नाम इसलिए कबूल हो सकता है बिकॉज ही ट्रस्टेड हिम, इसीलिए उनको एम्बेसडर बनाया सेक्रेटरी से। और साथ साथ ये कि मीटिंग्स के हवाले से जो आपने बात की बिल्कुल इस वक्त तक चल रही हैं। जब हम बात कर रहे हैं, आज रात को भी एक और अहम मीटिंग होनी है, और इस्लामाबाद के बहुत से वुज़रा को जब मैंने कुछ लोगों से पूछा कि वो क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया कि कोई एक भी जवाब नहीं मिल रहा इस पॉइंट तक जब असम्बली तहलील हो रही है। और जो आपने राजा रियाज साहब की बात की है कि वो मिल नहीं रहे, तो वो सिर्फ मसरूफियत नहीं है, प्रेशर भी है उनके ऊपर। और जो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ने की हम बात करते थे वैसा नहीं होने वाला। अब मैं समझ यही आती है कि राजा साहब आपको नज़र आएंगे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे अगले इलेक्शन में लड़ते हुए, और शायद उनके जो है वो हलके के अंदर कोई उम्मीदवार उनका मुकाबला करने के लिए मौजूद ही ना हो। अच्छा, तो ये चीज़ें जब गारंटी हुई हैं उनको, तो उसके बाद वो ज़रा मसरूफ़ हो गए हैं और वो शहबाज शरीफ साहब से मिल नहीं रहे। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये जो मीटिंग्स अब तक चल रही हैं ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ मुशावरत से ज़्यादा क्या कहना चाहिए, दरख्वास्तें की जा रही हैं। एक तरफ से दरख्वास्तें होंगी, एक तरफ से दरख्वास्तें हैं और दूसरी तरफ से ये है कि देख लेंगे। तो ये मुशावरत का अमल नहीं है, और इसमें इवन राना सनाउल्लाह साहब के लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर, उनको भी इल्म नहीं है क्या होगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ पूरे मुल्क में 3 शख्सियात जानती हैं कि निगरान वज़ीर आज़म पे क्या डेवलपमेंट है, इसके अलावा सब नॉइज़ है, किसी को कुछ नहीं पता।
अच्छा, और वो 3 शख्सियात के नाम आप ले सकते हैं या उसमें नहीं? उसमें देखें एक तो, 2 का ले दें, एक का तो कोई भी नहीं ले सकेगा। शहबाज शरीफ साहब ही हैं। अच्छा। और इसके अलावा कहना चाहिए कि जरदारी साहब किसी हद तक इस्लाम ने पिछले 2-3 दिनों से, और वहाँ पर जो उनकी मुलाकातें हैं वो अब ये देखना ये कि वो कारगर साबित होती हैं या नहीं होती हैं। लेकिन अगर जिलानी साहब ऑन द लास्ट नोट, फिर आप आगे जा सकते हैं, जिलानी साहब अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो इसका मतलब ये है कि PDM ने सक्सेसफुली रेजिस्ट कर लिया है। अच्छा। कि हमारा जो नाम है वो प्रिवेल करे और कुछ ना कुछ गारंटी रहे कि इलेक्शन हो जाएगा मार्च 2024 में। इसका मतलब ये होगा। चलिए, सिद्दीक जान भी हमारे साथ हैं। सिद्दीक, आपको क्या लग रहा है? तीसरा नाम मैंने जानबूझकर नहीं पूछा, लेकिन असल बात वही है कि जो नाम आएगा वही होगा। तो अब तक ऐसा लग रहा है कि जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम उस तरफ से नहीं है। अब क्या वो काबिल कबूल होगा या नहीं, ये असल बात है। और राजा रियाज साहब वाला मामला भी, जिस तरह मुज़म्मिल ने बताया कि उनको भी गारंटी है अगले इलेक्शन की, कोई खड़ा ही नहीं होगा अगर, तो फिर उनकी तरफ से जो नाम आएगा वो फाइनल होगा। तो जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम अगर राजा रियाज साहब की तरफ से अभी तक नहीं आया तो फिर तो हम इसको फाइनल नहीं कह सकते। देखें, नाम तो इनको बताया जाएगा, नाम आएगा नहीं, बताया जाएगा कि ये वज़ीर आज़म होंगे। बाकी तो नाम चलें एक ख़बरों की हद तक होंगे, नाम तो एक ही बताया जाएगा, बाकी और कोई नाम नहीं होगा। और मुज़म्मिल साहब की राय है कि ये रजिस्ट, इसका मतलब है कि अगर जिलानी साहब ने रजिस्ट किया, मैं नहीं समझता ऐसा है। इनकी वक़्त ऐसी नहीं है कि ये रजिस्ट कर सकें, और ये की बात है, ये उफ नहीं कर सकते। और आपने आखिरी इस तरह जो जिस तरह की गुफ्तगू की, जैसे जैसे वो अंडरपास और पुलों की तामीर पे जाके जिस तरह की गुफ्तगू करते रहे हैं, तो जिस तरह की चीज़ें तकरीरों में कहते रहे हैं, तो ये रजिस्टर नहीं कर सकते। रजिस्ट ऐसे कर सकते हैं जो हुए ना हो, बरी करवाए गए हों, जिन्होंने NRO जिनको दिया गया हो, जिनके केसेस मैनेज किए गए हों, जुडिशरी को मैनेज कर तो परारियों मफरूर और गया हो। तो खैर लाइन में कुछ डिस्टॉर्शन है, बार बार आवाज़ कट रही है। सदीक आपकी, मैं दोबारा इसी हवाले से आपसे बात करता हूँ। तो मुज़म्मिल, ये एक और चीज़ इससे पहले कि आप सवाल करें, एक साबिक अफसर ही हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने जलील साहब को कांटेक्ट किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की और उन्होंने कहा आपका बहुत शुक्रिया। गालिबन अब्दुल बासित साहब ने शायद नहीं वो तो ट्वीट किया ना उन्होंने। लेकिन जो पर्सनल लेवल के ऊपर जब उनको एक कॉल गई और उनको मुबारकबाद पेश की गई तो उन्होंने कहा आपका बहुत शुक्रिया। तो शुक्रिया कहने का मतलब यही है कि उनको क्लियर है, तो हाई चांस है उनका, ये कह सकते हैं। लेकिन वो तो आपने क्लियर कर दिया कि वो PDM की तरफ से या पीपल्स पार्टी भी साथ में आई, हुकूमत की तरफ वहाँ इत्तेफाक हो गया है। लेकिन वो है कि जहाँ से फैसला आना है वहाँ से भी हो जाए, उसके लिए तो अभी तक कोशिशें हो रही हैं, मीटिंग्स भी उसी के लिए हो रही हैं। बिल्कुल। तो सिद्दीक, आपको ये लगता है कि ये वो नाम नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नाम वो है या नहीं है। मैंने तो कहा नाम एक ही दिया जाएगा और वही नाम होगा। ये बाकी ठीक है, बाकी नाम चलते रहें, ठीक है, नाम एक ही दिया जाएगा। एक से ज़्यादा नाम कैसे हो सकता है? तो एक ही नाम दिया जाएगा, वही नाम होगा, कोई रजिस्ट नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं होगी, सर तस्लीम खाम होगा। और शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो मशहूर है, वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने आगे भी इक़्तिदार लेना है। तो उनके बारे में जो है कि वो सर झुका के नौकरी करते हैं, बहुत अच्छी नौकरी करते हैं, बड़े ताबेदार हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। कोई गलती हो जाए, डांट डपट कर दी जाए तो सर झुका के यस सर कहते हैं, जी सर कहते हैं, माजरत सर कहते हैं, खादिम सर, नौकर सर, मैं सर आपका खादिम, आपका नौकर, ये अल्फाज होते हैं उनके। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ज़रा सा भी रजिस्ट करें। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि 1% भी ये रजिस्ट करें। ये तो बल्कि ख़ुद फ़ोन करके पूछ रहे होंगे कि सर जी हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, तो कब हुक्म होगा, कब हमें खिदमत का मौका दिया जाएगा, कब हमें ताबेदारी का मौका दिया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुन लें, उनकी आखिरी 15-20 तकरीरें उठा के देख लें। उन 15-20 तकरीरों में एक चीज़ कॉमन थी, चाहे वो उन्होंने पुल का इफ्तिताह किया है, चाहे वो अंडरपास का उन्होंने इफ्तिताह किया है, चाहे वो ओवरब्रिज का इफ्तिताह किया है, कुछ भी किया है, एक चीज़ उनकी तकरीर में मस्त थी, वो मौजूद थी। तो शहबाज शरीफ साहब ये बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें। जरदारी साहब, सवाल ही पैदा नहीं होता। 40 केसेस ख़त्म करवाए गए भाई, उनके 40-42 केसेस जो क्लियर कट केसेस थे वो ख़त्म करवाए गए। शहबाज शरीफ साहब को बरी करवाया गया है। जिस दिन फर्ज जुर्म आयद होनी थी उसी दिन वज़ीर आज़म बन गए, बेटा वज़ीर आला बन गया, भाई को पासपोर्ट मिल गया, बेटी को भतीजी को सरकारी प्रोटोकॉल मिल गया, सिक्योरिटी मिल गई, सारों के पासपोर्ट वापस हो गए, सब बरी हो गए, सबके केसेस माफ़ हो गए, कवानीन बदल गए, जो पुरानी करप्शन थी वो भी माफ़ हुई, जो अब कर रहे हैं वो पकड़ी नहीं जा सकती। तो सर ये जो है नहीं हो सकता, ये रजिस्ट करें। और दूसरी बात यह है कि अगर ये समझते हैं कि जो बंदा ये लगाएंगे वो इनका बंदा होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और इनको लगता है कि ये अपना बंदा लगा के तो इलेक्शन करवा लेंगे, ये भी नहीं हो सकता। वरना मुझे बताएं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब से ज़्यादा कौन शरीफ ख़ानदान के क्लोज़ है?
इसका मतलब है कि उन्हें उन पर एतबार नहीं है कि वो चाहते हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कोई किरदार नहीं है। असल गेम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज़ाहिर है जब मामला PDM वर्सेस PTI होता है उसमें तो PDM की तरह वो वाज़े तौर पर होते हैं, लेकिन जब मामला PDM वर्सेस कहीं और होगा फिर PDM को भी पता है कि हमारे हवाले से कोई चीज़ नहीं होगी, तो इसलिए कोई बंदा भी लगा लें वो इनका बंदा नहीं रहेगा। ठीक है। हाँ, जो वो बदतरीन मुआशी पॉलिसीज़ होंगी, जो मुआशी तौर पे तबाही और बर्बादी होगी, वो इनके खाते में पड़ेगी और ये कबूल भी करेंगे। अच्छा, और इलेक्शन बाकी उसने करना वो है। अच्छा, ये मुख्तसरन राजा रियाज साहब का क्या सीन है? ये समझाएं कि वो मुलाकात का वक्त शहबाज शरीफ साहब को नहीं दे रहे थे। बिल्कुल, देखें ना, यही तो एक चीज़ है कि ये मैं इत्तफाक करता हूँ मुज़म्मिल साहब ने जो ये कहा है कि मैं पूरी बात तो नहीं सुन सका था मुज़म्मिल साहब की। अगर ये मुज़म्मिल साहब जो कह रहे थे शायद कि राजा रियाज साहब की सीट पक्की है और उनको यकीन दहानी कराई गई, तो वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो होगी यकीन दहानी की हद तक। सीट मिलती है नहीं मिलती है तो ऐसे वादे तो कई लोगों से होते हैं, बाद में फिर नंबर भी बंद मिलते हैं, नंबर भी तब्दील हो जाते हैं, तो इसलिए वक्ती तौर पर उनको खुश कर दिया गया होगा और उनको वजारत भी बता दी गई होगी कि आपके पास वजारत कौन सी होगी और आप कैसे जीतेंगे, कितने वोटों से के मार्जिन से जीतेंगे, ये बिल्कुल यकीन दहानी होगी। कुछ अर्सा वो ज़रा खुश रह लें, जैसे इस वक्त शहबाज शरीफ साहब देखें ना कि आखिरी अभी 15-20 दिन शहबाज शरीफ साहब ने ऐसे खिताब किए हैं जो अगले 5 साल के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर मुखातिब थे। अब होगा क्या ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखें कि एक पूरी कंपेन बहुत से लोग कर रहे हैं और इदारों को ये कह रहे हैं कि जनाब आप मेहरबानी करें, इन सियासतदानों से हमारी जान छुड़वाएं, आप ही आएँ, आपका ये काम है मुल्क चलाना, आप ही मुल्क चला सकते हैं, इनको छोड़े पड़े, इनके पीछे आप भी जलील होते हैं, आप भी ख़राब होते हैं, आप भी बदनाम होते हैं, आपने सब कुछ। ऐसे ही जो है ना फिर इदारों को लोग मरवाते हैं, इस तरह कर करके पहले ले आते हैं, फिर मसाइल खड़े हो जाते हैं। लेकिन चूँकि अब राजाओं की बड़ी बात हो रही है, सिकंदर सुल्तान राजा रियाज, उससे पहले ब्रिटिश राज होता था, तो अब राजा वैसे फाइनल उन्होंने ही करना है, जो भी राजा हैं राजा वही हैं। नहीं, वो उसामा एक और चीज़ वो जो राजा साहब के हवाले से सदीक साहब कह रहे हैं कि शायद सिर्फ गारंटी कौन से राजा, सिकंदर सुल्तान राजा या राजा रियाज साहब? अच्छा, उसमें इस बार शायद उन पर तरस आ जाए और उनकी कोई ख्वाहिश पूरी हो जाए। पिछले दौर में तो आपको भी पता है, मुझे भी अब खुल के बात नहीं हो सकती, लेकिन मोटरवे पे उनको रोक लिया गया था और वापस आ रहे थे कहीं से वोट डालने से भागने के चक्कर में, लेकिन मोटरवे के दरमियान में उनको रोक के कहा गया कि हाँ जी अब आगे जाना है या वापस जाना है, तो वापस जाने पे इत्तफाक किया था उन्होंने। लेकिन इस मरतबा शायद ये कुर्बानियाँ जो मैं गिनवा रहा हूँ कुछ इसका फल मिल जाए, उनको फल मिल जाएगा। अब उनको भी समझ आ गया, अब उनको मोटरवे पे रोका नहीं जाएगा तो प्रोटोकॉल मिल जाएगा, वो जाएंगे नहीं मोटरवे पे, अब इस्लामाबाद में ही रहेंगे। अच्छा, अब कारकर्दगी की बात करते हैं। इत्तेहादी हुकूमत के 16 महीने आखिरकार ख़त्म हुए और आज राजा परवेज़ शरीफ साहब भी स्पीकर चाह रहे थे, बार बार इस तरफ ध्यान भी दे रहे थे कि ज़रा गुड नोट, अच्छी नोट पे ज़रा खुश जाएं और इस तरह से, लेकिन जो अहतमाम था मुज़म्मिल खाने का वो बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है कि मीडिया है उस पर भी जाता है और फिर लोग उससे रिलेट करते हैं। रिलेट क्या करते हैं? महंगाई 13.4% से बढ़कर 28% हो गई है 16 महीने सिर्फ। 5 साल को छोड़ दें फिर तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ जंप कर जाएंगे, वो तो संभालना भी मुश्किल हो जाएगा कि डॉलर पता नहीं 125 का था और अब 300 पर है। महंगाई की शरह 110% से ज़ायद हुई, डॉलर 182 से बढ़कर 289 पर आ गया, पेट्रोल 150 से बढ़कर 273, ये सिर्फ 16 महीने में है। डीजल 129 रुपये फ़ी लीटर महंगा हुआ, गैस के निर्खों में 148% इजाफा, बिजली 32 रुपये 21 पैसे फ़ी यूनिट महंगी। ये पर यूनिट नहीं है, यानी कि 32 रुपये का यूनिट नहीं है, ये सिर्फ 16 महीने में जो इजाफा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बिजली 32 रुपये 21 पैसे फ़ी यूनिट महंगी हो गई है और तकरीबन 60 रुपये फ़ी यूनिट पर पहुँच चुकी है। तरसीलात ज़ार में 13.6% की कमी। आम आदमी के लिए तो ये है 16 महीने। मुज़म्मिल देखें, इसमें तो आपने जो फैक्ट बताए हैं इस पर अब डिबेटेबल तो ये है नहीं ना, ये आपकी ओपिनियन तो नहीं है, ये तो फैक्ट्स हैं, तो इसको ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हुआ। ऑब्वियसली हुआ है और आवाम के लिए शदीद मुश्किल वक्त रहा है। IMF के तमाम मुतालबात के आगे सर झुकाया गया है और इसके साथ साथ ये कि अब आने वाली जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत जो होगी, उसमें कुछ ना कुछ अब बातें ये चल रही हैं कि गारंटीज़ हैं उनके पास कि फ़ाइनेंसिंग कर दी जाएगी, ख़ास तौर पे जो हमारे फ्रेंड्स ओवर दी ओवरसीज़ हैं उनकी तरफ से। तो कुछ ना कुछ उम्मीद ये लगाए बैठे हैं कि चूँकि निगरान वज़ीर आज़म जब आएंगे, और उसके छोटी सी बात, ये जब इक़्तिदार संभाला था तब भी जा कर ये काम हुआ था, मगर देर पा साबित नहीं हुआ, यही तो मसला है। तब आ गए थे डॉलर्स हमारे पास।
देखिए अरसा चल सकता ये फाइनेंशियल मॉडल ये है ही गलत ना कि आपने अगर सिर्फ फाइनेंसिंग बाहर से जो होनी है उस पर चलना है तो ऑब्वियसली ये तो शॉर्ट लिव्ड ही होता है। ये कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी तो नहीं है कि आपने सिर्फ चीन से या अमेरिका से कर्ज लेके मुल्क चला लेना है। तो ये तो अनरियलिस्टिक है ऑब्वियसली। लेकिन पाकिस्तान में जितनी शॉर्ट टर्मिज्म का मसला है कि 8-9 महीने से ऊपर की पॉलिसी बनती नहीं है, और अगर उसमें कोई तीर मार ले तो वो उसको इलेक्शन में कैश करवाता है। तो इसीलिए आपने जो इसाक डार साहब का नाम सुना था उसके पीछे फ़िलॉसफी क्या थी, वो यही थी कि अगर अगले 5-6 महीने में कुछ गारंटीज़ मिल रही हैं जिसको ये डिस्कस नहीं कर रहे तो उसका क्रेडिट भी हमें जाना चाहिए, निगरान वज़ीर आज़म को नहीं जाना चाहिए। और अगर निगरान वज़ीर आज़म हमारा होगा तो फिर उसका क्रेडिट भी PMLN ले सकती है आसानी से। तो इसीलिए ये पिच कर रहे थे कि अगर आपको इकोनॉमिस्ट ही चाहिए तो फिर हमारा इकोनॉमिस्ट ले लें, उसको लगा दें। तो असल मुद्दा जो था ना वो ये था जो हम सुन रहे थे, जिसके बाद में कहा गया कि नहीं उनका नाम नहीं आ सकता। अभी तक उनका नाम गर्दिश कर रहा है वैसे कहा जाए तो वो इसीलिए कि जो भी कोई $1 अरब की भी एड आएगी ना, वो भी ये चाहते हैं कि वो हमारे आदमी के नीचे आए। इसकी वजह यह है कि हमने उसको इलेक्शन में बाद में प्ले करवाना है। तो अगर तो कोई ऐसा आदमी आए जो PMLN को कबूल हो तो सितंबर में मियाँ साहब आपको पाकिस्तान में दिखाई देंगे। और अगर उलट हो गया फिर कारकर्दगी, फिर मियाँ साहब बाहर ही रहेंगे, फिर मियाँ साहब इज़ नॉट गोइंग टू रिटर्न टू पाकिस्तान। मरीम साहब कहेंगी हमारी हुकूमत नहीं है, फिर वो साइडलाइंस पे रहेंगी ना, जिस तरह आजकल हो रहा है कि वो सियासी एक्टिविटीज़ नहीं कर रही। आज भी उन्होंने वो कॉफ़ी के हवाले से एक ट्वीट किया है, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं। मोबाइल के कवर्स वगैरह आपको तो काफ़ी अच्छा ब्रांड बनाया नवाज शरीफ साहब का। जी और उस पर वो डिबेट हो रही है कि चाय ज़्यादा पीते हैं लोग, कॉफ़ी कम पीते हैं। अच्छा, सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं सदीक, बहुत माजरत। ये जो सादिक सिंजानी साहब ने पहले बाहर लॉन में AC लगवा दिए, उसके बाद आज फिर एक दफ़ा इशाइया, हर दफ़ा हमने देखा है वो खाने के लवाजमात, नान कितनी किस्म के, बारबेक्यू कितनी किस्म का, ये ज़रूर है करना। जब एक तरफ महंगाई है, मैंने वो सारे फिगर्स में दोहराना नहीं चाहता, 721 अरब रुपए मज़ीद अब वसूल किए जाएंगे बिजली की मद में, ये भी प्लान सामने आ गया, 721 अरब रुपया। तो कम से कम ये काम फिर ना करें, जाते जाते आखिरी दिन भी आपका और फिर भी आप खाने और इतने लवाजमात, क्या ज़रूरत थी इसकी? देखें, अगर ये सिर्फ देखें खाने पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, खाने बिल्कुल ये खाएं, लेकिन मसला जो है ये इस खाने का नहीं है, इस पर कितना खर्चा आ जाएगा। यानी मैक्सिमम कर लें, अगर 300 लोग भी हों तो कितना इस पर खर्चा आ जाएगा? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, बहुत हद कर लें 50 लाख। सर यहाँ तो 50-50 अरब की गेमें हैं। जो आवाम के टैक्स का पैसा जो लूटा गया है, जिस तरह की करप्शन की गई है, जो असास जदादें बाहर बनाई गई हैं जिनका आज तक हिसाब नहीं दे सके, मसला तो उस पैसे का है, ये खाने का मसला नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो ऑनलाइन नजराने वसूल करने का फ़ैसला किया है मोहसिन नकवी साहब ने दरबारों के लिए, उसमें ये भी ऑप्शन रखते हैं कि अगर इन हुक्मरानों के खानों के लिए कोई ऑनलाइन को देख गिफ्ट करना चाहता है, कोई चंदा देना चाहता है, कोई सदका खैरात देना चाहता है, तो वो दे दे, ताकि वो बजाय इसके कि आवाम के टैक्स का पैसा खाएं, तो वो सदका खैरात, वो जो बाहर से कोई पैसे अगर डोनेट करना चाहता है उन पैसों से चलो। ये बेचारे गरीब लोग नहीं अपने खाने, बिल्कुल वाकई इससे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन वो जो इनके TAD हैं उसमें भी ज्यादा 1% भी नहीं आता। ये सोच और एहसास की बात है, पता लगता है वो जो आप कह रहे हैं ना, फिर जो काम ये लोग करते हैं इसका मतलब उनमें एहसास ही नहीं है। फिर बाकी सिर्फ वो किस काम के लिए आते हैं, उन्हीं कामों के लिए आते हैं कि जाते हुए कहते हैं जी सरकारी अफसरान के लिए हमने TAD में मजीद इजाफा करके हम जा रहे हैं। तो ये एक सोच नजर आती है। अच्छा, चूंकि ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इस बारे में मजीद सदीक जान से बात करेंगे। और साथ ये कि इख्तिदार में सब इकट्ठे रहे लेकिन तनकीद एक दूसरे पर भी कर रहे हैं, ये क्या माजरा है, ब्रेक के बाद। अब पता चला। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी की, क्योंकि शायद कल से हमें गुज़श्ता हुकूमत इनको भी कहना पड़े, तो इस वजह से मैं अभी अल्फाज का इस्तेमाल ज़रा ध्यान से कर रहा हूँ। तो 16 महीने की इनकी कारकर्दगी की बात कर रहे थे, और इन्होंने जितना भी वक्त गुजारा है वो इससे पिछली हुकूमत की कारकर्दगी पर, कि जी हमारी बुरी कारकर्दगी इसलिए थी कि पीछे बहुत ज़्यादा बुरी कारकर्दगी थी। तो सदीक, जो आप बात कर रहे थे कि जो बड़े बड़े काम किए गए, मेरा तो ख्याल था कि 16 महीने में इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म इसलिए करने की कोशिश करनी है कि कहीं दोबारा से हमारे खिलाफ कोई करप्शन का चार्ज या ये ना लग जाए कि हमारी बैड परफॉर्मेंस थी, आगे हमने अच्छे तरीके से फिर 5 साल गुजारने हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका, और आगे तो ये नज़र आ रहा है कि शायद अब ये इख्तलाफात इनके बढ़ें और एक दूसरे पर इल्ज़ाम दें कि उसकी वजह से हमने परफॉर्म नहीं किया। जिस तरह अभी बिलावल साहब अपनी मिनिस्ट्री की बात कर रहे थे कि हमने FATF से नाम निकलवा दिया, हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिया। हर कोई अपनी बात करेगा कि हमने बड़ा अच्छा किया, ये तो सारा इसाक डार सब कर गए या ये शहबाज शरीफ साहब कर गए, हम तो बहुत अच्छे थे। वो MQM जो है वो अलग अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करेगी, मौलाना साहब अपनी अलग नाराज़गी ज़ाहिर करेंगे, पीपल्स पार्टी दूर। तो ये एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी तो नहीं शुरू हो जाएगी इस पर, ये कारकर्दगी को लेकर? बिल्कुल, ये बयानबाजी तो करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के बयान भी देंगे, तासुर देंगे कि एक दूसरे की अपोजिशन है। हालांकि ऐसा नहीं है,
जितनी भी तबाही और बर्बादी वाले फ़ैसले हुए हैं वो सब ऑन बोर्ड थे, सब के सब। और आज आपने तस्वीर में देखा होगा कि इस्तेकाम पाकिस्तान के रूए रवां इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का फेस ओन चौधरी साहब जो है वो तारिक बशीर चीमा साहब से आगे खड़े थे, यानी तारिक बशीर चीमा जैसा वज़ीर पीछे खड़ा था लेकिन ओन चौधरी साहब आगे खड़े थे। ये तो है नई पार्टियों का हाल। तो देखें, ये जाने वाली काबीना नहीं है। ये तस्वीर दरअसल वो तस्वीर है जो लोग अपने पास रख लें। ये आपके मुस्तकबिल करीब के भी यही वज़रा हैं, ये आपकी मुस्तकबिल करीब की दोबारा इक़्तिदार में आने वाली पार्टी हैं। बस ये है कि 14 से ये 16 हो जाएंगी, ये है। तो इनके साथ रहना सीख लें। ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है ना, जैसे वो था कि कोविड जो है वो अब किसी न किसी फॉर्म में रहेगा दुनिया में, तो आपने बस उसके साथ रहने की आदत डालनी है कि आपने क्या एहतियाती तदबीर अपनानी है, किस तरह से आपने मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग और ये चीज़ें। तो इसी तरह से इनके साथ रहना सीख लें, कंप्रोमाइज़ कर लें। यही हैं, यही रहेंगे, या इनकी आने वाली नस्लें जो है वो इक़्तिदार उनके पास होगा। इसके अलावा पाकिस्तान का मुकद्दर नहीं है। बस इनके साथ रहना सीख लें और थोड़ा सा मोहतात रहें, क्योंकि अभी कुछ वक्फे के बाद दोबारा इन्होंने नहीं आना है। और जो कोई कसर अगर रह गई है तबाही और बर्बादी की, तो उस कसर को आके उन्होंने पूरा करना है। अच्छा मुज़म्मिल, आपको भी लग रहा है यही हैं, यही रहेंगे? जिस तरह बिलावल साहब ने कहा कि जी 30 साल आपने जिस तरह गुजारे हैं, मेरे और मरीम के लिए आप आसान कर दें, नहीं वो देख रहे हैं कि अगले 30 साल भी हमारे ही हैं, पॉलिटिक्स में हमने रहना है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। नहीं, उसमें मेरा ख्याल है वो उनसे वो आर्ग्यूमेंट जो है बिल्ट नहीं हुआ। शायद वो मेटाफोरिकली कह रहे हो कि आने वाली जो यंग पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए ऐसे हालात होने चाहिए कि वो फ्रीली पॉलिटिक्स कर सकें। लेकिन जो बाकी जो सूरत हाल हमने रिसेंटली अभी देखी है इस गवर्नमेंट के टेन्योर में, इसमें काफ़ी चैलेंजेस और फेलियर्स भी रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे लगता है जिस पर डिबेट बहुत कम हुई है वो फ्लड्स हैं, क्योंकि तकरीबन $30 बिलियन का लॉस पाकिस्तान को हुआ उससे। और उसके ऊपर ये लोग वो बिल्ड नहीं कर पाए नैरेटिव, वो बना नहीं सके, आवाम को बता नहीं सके कि ये रिहैबिलिटेशन कितनी मुश्किल है, इसका चैलेंज कितना बड़ा है। इसीलिए ऑलमोस्ट फॉरगॉटन है। बहुत से लोग इसको भूल ही गए हैं कि सैलाब आया था पाकिस्तान में और कितनी ज़्यादा आबादी हैं जो आज तक लोग खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। अभी तक रिलीफ भी शुरू नहीं हुई, कंप्लीट होना तो बहुत दूर की बात है। तो पहला बड़ा चैलेंज इन्होंने ये फेस किया, उसको भी जो है वो इफेक्टिवली अपना केस पुट नहीं कर सके। दूसरी चीज़ जो टेररिज्म के हवाले से इनके दौर के अंदर रही वो काफ़ी तशवीशनाक थी। रिवाइवल हमने देखा, पेशावर के अंदर ब्लास्ट हुआ, इसके अलावा अभी रिसेंटली हुआ है JUI के सेमिनार में। तो ये जो रिवाइवल है ये सबसे परेशान कुन इवेंट था इस 1.5 साल की हुकूमत का है, जितना भी अरसा इन्होंने गुजारा है। क्योंकि जो पहले ज़रब अज़ब से पहले की सूरत हाल थी, किसी हद तक हमें उसका रिवाइवल दिखाई दिया कि दोबारा से सुसाइड टेररिज्म आ रहा है और जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन है वो इस्तेमाल हो रही है। तो अफ़गानिस्तान की पॉलिसी को इफेक्टिवली मैनेज या नहीं कर पाए, बिलावल साहब गए नहीं, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये भी एक और फेलियर है। महंगाई की तो बात हमने पहले कर ली कि वो IMF के सामने इनसे रेजिस्टेंस नहीं हो सकी, लेकिन ये उसके अलावा जो बड़े चैलेंजेस थे जिसको कोप अप ये नहीं कर सके, पिछली रजीम की पॉलिसीज़ को रिवर्स नहीं कर पाए, उसमें से ये शामिल है। और तीसरी चीज़ जिस पे शहबाज शरीफ साहब ने भी आज लबकुशाई की है, उन्होंने कहा है कि मैंने कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं बनाया अपने दौर में। तो वो तो समझ नहीं आता। उसकी वजह यह है कि अगर आप 2017 के बाद जो कुछ हुआ उसको कंडेम करते रहे, आपके साथ अगर जुल्म हुआ अकॉर्डिंग टू यू, अगर राना सनाउल्लाह साहब के मुकदमात बने, आप जो है वो जेल गए, हमज़ा शहबाज साहब गए, मरीम नवाज़ साहिबा गईं, तो फिर आपने आके कुछ ऐसा करना था जो डिफरेंस क्रिएट करता और आप बताते कि हम वो नहीं हैं जो इससे पहले थे। लेकिन वो भी नहीं हो सका और विच हंटिंग भी उसी स्पीड से रही, बल्कि स्पीड तेज़ हो गई किसी पॉइंट के ऊपर। तो लगता यही है कि आई डोंट सी इट एज़ अ वेरी डिफरेंट गवर्नमेंट फ्रॉम द लास्ट वन। तकरीबन वैसी ही थी, बल्कि कुछ चीज़ें एडअप हो गई। कानून साजी की अगर हम बात करें पार्लियामान से जो हुई, तशवीशनाक है। उसमें कोई भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड नहीं किया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये दोबारा जिस तरह सदीक साहब कह रहे हैं आते हैं, तो ये इस अपने दौर को रेप्लिकेट ना करें। बेशक इस दौर में तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा चैलेंज था, इसीलिए ये लोग बिल्कुल माइंड लूज कर गए। सामने वो चैलेंज भी नहीं है कुछ भी, सब इकट्ठे 14 की जगह सदीक कहा करते हैं 16 हो जाएंगे। तो आपको हर तरह से सपोर्ट भी है, आपके लिए ओपन फील्ड है, मुकाबला ही कोई नहीं है। अगर आपने इसी फार्मूले को लेकर चलना है तो आपके लिए तो मैंडेट नहीं है ना। मसला ये है कि अब अगले 5 साल का जो मैंडेट है वो गारंटीड नहीं है। जब तक वो नहीं होगा तो पैनिक तो रहेगा तब तक। तो अगर वो गारंटी हो जाता है, इलेक्शन में किसी ना किसी तरह ये अपना फेस सेविंग करके वापस आते हैं, तो फिर उसके बाद शायद आप नॉर्मलाइजेशन देखें। लेकिन उससे पहले तो थोड़ा सा पैरानॉइड होना इनका बनता है, क्योंकि पंजाब में जो सर्वेस करवाए गए हैं जो कि डिस्कस नहीं हुए,
उसमें पोजीशन खासी कमज़ोर है PMLN की, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन वही बात के जो आपने राजा रियाज साहब के हवाले से कहा कि जब मुकाबले पर कोई नहीं मिलेगा कि कोई खड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि जो मैं भी हैरान था कि शहबाज शरीफ साहब किस तरह से कह रहे हैं कि हमने कोई पोलिटिकल प्रिजनर्स नहीं बनाया या मुखालफिन को कुछ नहीं किया। वो तो ये खुद कहते थे दीवार से चुनवा दिया, इन्होंने तो ख़त्म ही कर दिया कि घरों तक यानी तोड़ फोड़। फिर कहते हैं उस दौर में भी हुआ था। हमें ये नहीं लगता कि उस दौर में किसी वकील के ख़िलाफ़ FIA की कार्रवाई हमें नज़र आए। उस दौर में हमें ये नहीं नज़र आता कि जनाब लापता ही हो जाए। 3 दिन का तो था, इन्होंने तो कहा जी 3 महीने तक ही कोई साफ़ी लापता रहे, अगर कोई नहीं मिल रहा तो उसके भाई को उठा लो, उसके वालिद को उठा लो, ये भी सब होता रहा। सिद्दीक, आज एक बड़ी अहम समात, बल्कि कई अहम समातें कह लें, 2 तो सुप्रीम कोर्ट में भी थी और तोशाखाना का मामला भी था, लेकिन कहीं भी कोई रिलीफ नहीं मिल सका एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, या आप कहेंगे पार्शियल रिलीफ कुछ मिला है? क्या हुआ आज अदालती मामलात में? देखिए, आज 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जहाँ पे वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस की समात थी। उस हवाले से चेयरमैन PTI ने उसको चैलेंज किया, वो तो FIR को। उसमें आज जो है वो तल्ख कलामी हुई अमानुल्लाह करनानी जो हैं, जो मुद्दई हैं, उनके जो वकील हैं, उनके दरमियान और जजेस के दरमियान, क्योंकि आज वो प्लान करके आए हुए थे कि आज उन्होंने बदतमीज़ी करनी है और उन्होंने आज जजेस पर अटैक करना है। उन्होंने आते ही मज़ाहिर अकबर नकवी साहब पर और हसन अज़हर रिज़वी साहब पर अटैक किया और उन्होंने कहा आप दोनों बेंच में नहीं बैठ सकते। और या उसके बाद दोनों जजेस बहुत बरहम हुए कि उन्होंने झूठे इल्ज़ामात लगाए थे। उसके बाद याहिया अफरीदी साहब ने कहा माफ़ी मांग ले, माफ़ी भी उन्होंने ठीक तरह से नहीं मांगी। और फिर एक मौके पे जब उन्होंने देखा मामला सीरियस हो गया, हाथ बांध कर उन्होंने माफ़ी मांगी। याहिया अफरीदी साहब ने माफ़ कर दिया, लेकिन 2 जजेस ने माफ़ नहीं किया, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने और हसन अज़हर रिज़वी साहब ने। उन्होंने कहा ये तहरीरी माफ़ी मांगे, तो अब उनकी माफ़ी के मामले पर फैसला महफूज हो गया है। और जहाँ तक बात है वो जो चेयरमैन PTI का मामला, वो आई थिंक 23 अगस्त तक जो है वो मुलतवी हो गया है। अगस्त की कोई 22 से 23 अगस्त तक, उस तक जो है उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता उस केस में। लेकिन ये ज़रूर अफसोसनाक है कि याहिया अफरीदी साहब को जो है वो नहीं किया जा सकता, लेकिन वो यानी केस आगे तो नहीं चल सका। खैर जी, अब तोशाखाना जी, तो जी मैं पहले इस पे मज़ीद एक बात करना चाह रहा हूँ कि देखें, याहिया अफरीदी साहब को बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने बदतमीज़ी की, जिस तरह से उन्होंने बदमाशी की कमरा अदालत के अंदर, उसकी वजह यह है कि अगर याहिया अफरीदी साहब एक तासुर है कि ये जो 2 जजेज़ हैं यानी हसन अज़हर रिज़वी साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ये बंदयाल साहब के करीब हैं और काजी साहब के करीब नहीं हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन जजेज़ की तज़हीक़ की इजाज़त का लाइसेंस दे दें किसी भी वकील को। आज अगर एक जज जो प्रिजाइड कर रहा है बेंच को, अगर वो अपने राइट और लेफ़्ट बैठे हुए जजेस की तस्दीक की इजाज़त दे रहा है, लाइसेंस दे रहा है और उनको खुली छूट दे रहा है, तो कल को फिर हो सकता है कोई और जज यहाँ पर बैठा हो और इर्द गिर्द कोई और जजेस हो, तो ये जज ज़ाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। इस तरह से बहरहाल याहिया अफरीदी साहब को अलाउ नहीं करना चाहिए था और इस तरह से माफ़ नहीं करना चाहिए था। ये बहरहाल जितने भी वहाँ पर लोग मौजूद थे उन सब ने कहा कि यार ये नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन इस पे याहिया अफरीदी साहब ने जो बस वो मिट्टी पाओ पॉलिसी जो है ये बहरहाल दुरुस्त नहीं थी। बाकी जहाँ तक बात है तोशाखाना में, अच्छा उससे पहले दरखास्त थी जो आपने बात की, अगर एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस 2 जजेस पूरे बेंच के हवाले से ये हो रहा है, दूसरी तरफ एक सेशन जज है हुमायूं दिलावर साहब, उनकी फेसबुक पोस्ट का मामला है, उस पर तो ख्वाजा हारिस साहब को भी FIR का आ जाता है, तो ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तो लोग तो कह रहे हैं जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल नहीं होता, लेकिन एक सेक्शन जज के लिए तो हम बड़ा ज़बरदस्त देख रहे हैं काम। देखें, जजेस की अंदरूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के दायरे को इतना बेवकूफ़ कर रही है कि अल्लाह ताला माफ़ करे, किसी दिन हम देखेंगे कोई वकील या कोई भी साइल खड़ा होकर कोई चीज़ उठा के जज की तरफ फेंक देगा। इस तरह से बेवकूफ़ किया जा रहा है जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को ख़ास तौर पर। तो इसमें बंदयाल साहब का भी इसमें किरदार है कि उन्होंने इतना बेवकूफ़ कर दिया है अपने ओहदे को, अपने अदालत को, कि आज जिसका जो बस में आता है वो गालम गलोच करता है, वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे आके गालियाँ देता है, वो दरवाजे के अंदर वो सब कुछ हो रहा है। खैर, दूसरा हम आते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परसों के लिए नोटिस कर दिया है जो अडयाला जेल मुंतकली वाला मामला है चेयरमैन PTI की, और अदालत ने जो तहरीरी ऑर्डर जारी किया उसमें कहा है कि उनको साबिक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो दी जाएँ। जो मेन अपील है उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो ये हुई है कि नोटिस हुए हैं, नोटिस तो होने थे, और ये जो एक तासुर कुछ लोगों ने बनाया था कि आज वो रिहा हो जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं था। नोटिस होते हैं, नोटिस के बगैर सज़ा मुअत्तल नहीं होती, लेकिन जो खदशात थे तहरीक इंसाफ के कि जो एक लड़ाई चल रही है तहरीक इंसाफ की और आमिर फारूक साहब के दरमियान, तो उनको ये लगता था कि ये कोई कई माह तक ये मामला लटकाया जाएगा। लेकिन आज क्योंकि जो दलाइल दिए ख्वाजा हारिस साहब ने, लतीफ़ खोसा साहब ने, शेर अफजल साहब ने, शेर अफजल मरवत साहब ने, डॉक्टर सलमान अकरम राजा साहब ने, उन्होंने ऐसी चीज़ें
अदालत के सामने रखी हैं, इतने बड़े बड़े फ्लॉज रखे हैं जो हुमायूं दिलावर साहब का जो कंडक्ट था। फिर उन्होंने ज़ाहिर है बराह रास्त तो उनकी आदत नहीं ख्वाजा साहब की कि वो जजेस को अटैक करें, लेकिन उन्होंने दबे अल्फाज में आमिर फारूक साहब को भी ये बातें सुनाई कि किस तरह से आमिर फारूक साहब का क्या कंडक्ट रहा, कैसे वो तारीखें डालते रहे, कैसे उन्होंने पैरा नंबर 17 में एक पूरा रास्ता फराहम कर दिया हुमायूं दिलावर साहब को फैसला सुनाने की। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे 3 बार मामला इधर भेजा था। तो ऐसे उन्होंने पॉइंट्स रेज किए और उन्होंने कहा आज ही आप इस सज़ा को मुअत्तल करें। उन्होंने कहा आज तो नहीं हो सकती। उन्होंने कहा फिर कल आप समाअत के लिए रखें। तो कल उन्होंने कहा मेरी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, कल मैंने डॉक्टर के पास जाना है। तो फिर ये तय हुआ कि 4 से 5 दिन में ये अपील लग जाएगी। तो वो जो एक खदशात थे तहरीक इंसाफ के कि कई माह तक आमिर फारूक साहब ये केस नहीं लगाएंगे, तो अब उन्होंने आमिर फारूक साहब ने ओपन कोर्ट में तो यही कहा कि 4-5 माह में वो ये केस लगा देंगे। तो तहरीक इंसाफ के वकला की कोशिश थी कि किसी तरह से 14 अगस्त से पहले ही हो जाए, क्योंकि वो 14 अगस्त को एक बड़ी एक्टिविटी करना चाहते थे। 14 अगस्त तक तो अब नहीं आ रहे चेयरमैन PTI बाहर, लेकिन यह है कि अब 14 अगस्त के बाद इसकी समाअत होगी। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी और वो ये थी, आमिर फारूक साहब ने ऑब्जर्वेशन दी है कि ऐसा नहीं है कि एक केस में अगर गिरफ्तार हो गए तो बाकियों में भी गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि नॉन प्रोसिक्यूशन की बुनियाद पर। ऑब्जर्वेशन तो उन्होंने ये ज़रूर दी है कि इस तरह से नहीं हो सकता। तो क्योंकि ये भी एक था कि जितनी भी उनकी बेल बिफोर अरेस्ट चल रही हैं, चाहे वो ट्रायल कोर्ट्स में चल रही हैं, ATC में चल रही हैं, चाहे वो यहाँ पर जो है वो किसी एडिशनल सेशन जज के पास चल रही हैं, तो वो शायद सारी इन्फेक्शस हो जाएं और उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, लेकिन हुकूमत का बहरहाल इरादा यही बताता है कि एक के बाद दूसरे केस में, दूसरे के बाद तीसरे केस में गिरफ्तारी होती चली जाएगी। अगर जब तक कोई हाई कोर्ट रोकती नहीं है या सुप्रीम कोर्ट रोकती नहीं है, उनका हुकूमत का प्लान यही है। और ख्वाजा हारिस साहब ने आज बताया है कि 4 और 5 अगस्त की दरमियानी रात क्या हुआ और फिर 5 अगस्त को दिन 12 बजे तक क्या होता रहा, जिस वजह से वो लेट हुए। उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को क्या ख़त लिखा, वॉइस नोट का स्क्रिप्ट उन्होंने बताया, उन्होंने कुछ तस्वीरें पेश की वॉइस नोट के साथ, उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज के स्क्रीनशॉट रखे, सारा उन्होंने मामला बताया कि वो लेट क्यों हुए और किस तरह से। फिर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा, उन्होंने बहरहाल तारीफ़ की हुमायूं दिलावर साहब की कि उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है पाकिस्तान के वो पहले जज हैं किसी भी अदालत के, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, कि उन्होंने 12 बजे एक फ़ैसला महफूज करके और 12:30 बजे 30 सफ़ात का फ़ैसला लिखा। इस आधे घंटे में ये बार उन्होंने उनको क्रेडिट दिया और उन्होंने ये ज़रूर कहा कि उनको नवाजा गया कि उन्होंने 5 अगस्त को फ़ैसला दिया और उसी रात उनको जो है वो लंदन भिजवा दिया गया, उनको UK भिजवा दिया गया एक कोर्स के लिए। तो उन्होंने कहा उनको इस तरह से नवाजा गया। अच्छा, ये तो अब केस मैं देख रहा था, बहुत से लोग कह रहे हैं मुजम्मिल के शायद 1-1.5 माह के अंदर अंदर कोई रिलीफ इनको मिल सकता है, लेकिन केसेस बहुत से हैं, 200 के लगभग हैं या 180 जिनकी तादाद है उसमें। तो जिस तरह सिद्दीक भी कह रहे थे कि आगे प्लान ये है, चाहे गवर्नमेंट ये ना भी रहे, कि एक के बाद दूसरा केस हो सकता है, तीसरा, क्योंकि अभी तो ये तो हाई प्रोफाइल हो गए ना। मिसाल के तौर पर अगर शहरी अफरीदी साहब का देखें कि उनको रावलपिंडी बेंच कहता है कि जी आप बहुत हो गया, आप डिप्टी कमिश्नर जो भी इन्वॉल्व है एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक ऑर्डर के तहत ये इस तरह नोटिस निकाला, फिर गिरफ्तार करते हैं, हम रिहा करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, उनको भी बुलाएं। तो अगर उसमें रिहाई मिलती है और कहा जाता है जी हमारे अदालत के पूछे बगैर आप किसी तरह से कोई इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते, जी MP हो गया है और गिरफ्तार कर लो, तो इस्लामाबाद से अहकामात आ जाते हैं। तो पाकिस्तान में माशाल्लाह ज़िले बहुत हैं, शहर बहुत हैं, केसेस बहुत हैं, तो ये अब कोई जल्दी काम निपटने वाला नहीं है। देखें, इसमें तो सज़ा याफ्ता तो हो चुके हैं। इसके अलावा ये है कि इस केस में तो ऑब्वियसली बेल के चांसेस हैं, जिस तरह सदीक साहब ने कहा, लेकिन दिस इज़ 1% ऑफ द मैटर अगर तोशा खाना केस की बात की जाए, क्योंकि असल जो मामला है वो नैब में जाएगा और नैब जो है वो कहा यह जा रहा है कि कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रही है कुछ मिसिंग आइटम्स के हवाले से, जो कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से मिली, जो कि ना रिकॉर्ड्स का हिस्सा है, ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में है, और उसमें वो कुछ ऐसे गवाह भी हो सकता है सामने आ जाएं जो कि इंटरनेशनल स्टेज पे ये कंफर्म करें कि हाँ जी ये चीज़ें एक्सचेंज हुई थी लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं लाई गई। तो असल तो नैब में ये केस पुटअप किया जाएगा, बेशक कोर्ट से रिहाई हो जाए इसके बाद तो। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें तो 30 दिन तक आप अदालत भी नहीं जा सकते, ऐसे ही है, और उसको प्रोलॉन्ग करना भी बड़ा आसान है, क्योंकि जो गवर्नमेंट आती है वो इन्फ्लुएंस कर लेती है, जो होता रहा है पिछले 5-6 साल हो चुके हैं, हम देख रहे हैं। उन्होंने आगे पहले उसके दांत निकाल दिए नैब के, जाते जाते फिर दोबारा उसको ताकत, क्योंकि जिस तरह से पिछले दौर में भी वो ज़रा ऐलान किया करते थे अगले हफ्ते उस पर केस बन रहा है, इसी तरह इसी दौर में भी जो लेजिस्लेशन हुई है तो वो नज़र यही आता है कि बड़ी पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है। और दूसरी चीज़ ये कि 9 मई के हवाले से जो केस हैं उसकी भी हम री ओपनिंग देखेंगे जैसे ही नई गवर्नमेंट आएगी, और नई गवर्नमेंट से मुराद ये इंटरिम गवर्नमेंट है, उसका उस पर मकसूद ये है कि ये करंट गवर्नमेंट जो है वो इतना प्रेशर नहीं लेना चाह रही थी उसका, तो इसीलिए हो सकता है कि वो इतना ना प्रेशराइज़ करें इस चीज़ को लेके। लेकिन ये जो 150-200 FIR जितनी भी हैं
इसमें से जो स्टैंड करने वाली चीज़ें हैं जिसको परसू किया जाएगा वो एक तोशा खाना, एक अलकादर ट्रस्ट केस है, इसके अलावा 9 मई है। ये 3 चीज़ों के साइफ़र के, हाँ बिल्कुल, वो भी एक खासा इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि जिस तरह से वो कहा जा रहा है कि वो आपने एक तो कॉपी करवाई फिर घुमा दिया और वो सब कुछ, तो ये 3-4 केसेस जो हैं यही सेंट्रल रहेंगे, इसी को प्रोलॉन्ग किया जाएगा और सज़ाओं का सिलसिला भी हो सकता है बढ़ जाए इसके बाद। अच्छा, तो बाकी सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए ऐसे ही बस? नहीं, वो तो फॉर द टाइम बीइंग आपको पता है, जिस तरह से आपने शहरियार अफरीदी की मिसाल दी है या फिर अली मोहम्मद ख़ान के अगेंस्ट जो हुआ है, तो वो तो आपको पता है कि प्रेशर टैक्टिक्स, पाकिस्तान का पुलिसिंग का जो निज़ाम है उसमें कुछ भी कर लेना पॉसिबल है, और पुलिस जो है वो डीपोलिटिसाइज नहीं कर सका कोई पॉलिटिशियन भी, बेशक जितने भी क्लेम किए हों। तो इसीलिए वो तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पुलिस को जो है वो परसू करके कोई केसेस बनवाना इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन जो स्टैंड कर सकते हैं, जिसमें जान है, ग्राउंड है और जिसमें ख़तरा भी ज़्यादा है, वो यही केसेस हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा ख़तरनाक केसेस अभी बाकी हैं फिर सदीक? वो बाकी 180 के लगभग बाकी सारे फारिग हैं, 175, यही 4-5 हैं जिनमें कोई जान है, बाकी केसेस ऐसे ही बना दिए हैं। लास्ट मिनट सर, केस कोई भी हो, उसको ख़तरनाक बनाया जा सकता है, उसमें बारूद डाला जा सकता है। अभी भी आप देख लें कि जो ये केस है, इसकी बुनियाद पे अगर आप देखें तो आधे से ज़्यादा जो काबीना अरकान हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन मामला यह है कि उनका सब चीज़ें उनकी ठीक हैं, क्योंकि उनके लिए हवा और फ़ज़ा साजगार है। तो चेयरमैन PTI को कन्विक्ट करना था तो हो गए, और यही इसी अदालत के बराबर ही एक अदालत में जो गिलानी साहब है उनके बेटे का मामला पेंडिंग है, और वहाँ पे फ़र्द जुर्म तक आयद नहीं हुई, और मामला जो है वो सितंबर में भेज दिया गया, और ये डेली बुनियाद पे, डेली बेसिस पे चला। और यही आज ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि जिस रफ्तार पे ट्रायल चलाया गया है उस रफ्तार पे अपील भी अब सुने, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और ताकि लोगों को पता चले कि इस केस में कितनी जान है। बात इन्हीं हवाओं के रुख की है, और इस वक्त जो है उसमें नज़र आ रहा है PDM खास तौर पर शहबाज शरीफ साहब बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, और जो माजी में हुक्मरान होते थे उनके लिए अभी मुश्किलात हैं, तो केस कोई भी बन सकता है, और वो आपको बज़ाहिर बड़ा छोटा सा केस नजर आएगा और बड़ा खौफनाक बन सकता है। जिस तरह ये भी केस था, इसमें करप्शन और पता नहीं क्या क्या करोड़ों रुपए इधर उधर गबन, लेकिन बाद में मिस डिक्लेरेशन फॉर्म B जो केस बना या सज़ा हुई वो इसमें जाकर हुई, और उसमें भी सबसे सख्त जो सज़ा थी वो मिली है, 3 साल कैद, और फिर जुर्माना भी जो मैक्सिमम हो सकता था 1 लाख रुपया, तो वो भी इसमें मैक्सिमम हुआ। तो केस कोई भी बन सकता है, अभी बहुत से केसेस बाकी हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।